नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए यहाँ पे हिंदी डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। 12-13 मिनट का डिक्टेशन होगा, तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। देखिए दोस्तों, वहाँ पे 10 मिनट का मैटर बोला जाएगा, तो प्रैक्टिस आपको 12 से 13-15 मिनट की करके जाना होगा, जिससे वहाँ पे 10 मिनट आसानी से लिखा जाए। तो डिक्टेशन को पूरा लिखिएगा और ट्रांसक्राइब करने के बाद बताइएगा जरूर कितनी मिस्टेक आ रही है आपका, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है std4stenographer@gmail.com। डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाए। तो ज्यादा समय न लेते चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। उपस्थित सज्जनों, बहनों और भाइयों, मेरे यहाँ आगमन पर आज आपने जो मेरा भव्य और कृपापूर्ण स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका प्रेम इसी तरह से आगे के लिए भी बना रहेगा। आपके देश के कई प्रतिष्ठित नेता हमारे देश भारत में आ चुके हैं, जिनका हमें स्वागत करने का सुअवसर मिला है। इसे हम अपना सौभाग्य मानते हैं। अभी कुछ ही महीने पहले आपके देश के माननीय राष्ट्रपति का भारत में आगमन हुआ था, जिसे हम हर्ष के साथ स्मरण करते हैं। इन यात्राओं से हमारे दोनों देशों के बीच अधिक जानकारी और सद्भावना का संचार हुआ है तथा मित्रता और दृढ़ होती जाएगी। वास्तव में आपके देश की यात्रा करने की मैं उत्सुकता से राह देखता रहा हूँ। वस्तु स्थिति यह है कि रूस भारत का पड़ोसी है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अब यहाँ आ सका हूँ और मुझे विश्वास है कि व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए मेरी यह यात्रा सुखद ही नहीं, ज्ञानप्रद भी होगी। आपके देश ने जो महान और आश्चर्यजनक प्रगति की है और दूसरे विश्व युद्ध के विध्वंस और कष्टों के बाद पुनर्निर्माण के विशाल कार्य को जिस प्रकार पूर्ण किया है, उसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपके वैज्ञानिकों ने अद्भुत सफलताएं प्राप्त की हैं तथा उनके द्वारा अंतरिक्ष और दूसरे लोगों के अन्वेषण के संबंध में भी हमने बहुत कुछ सुना है। और सबसे बढ़कर आपने उद्योग और कृषि के क्षेत्रों में जो तरक्की की है और जिसके फलस्वरूप सोवियत संघ संपन्न हुआ है और यहाँ के लोगों का रहन सहन का मान ऊंचा हुआ है, उसके बारे में भी हमने सुना है। हमें भारत में अपने भाग्य का निर्णायक बने अभी थोड़ा ही समय हुआ है। तब से हम औद्योगिकी द्वारा और अपनी खेती के काम में सुधार करके अपने राष्ट्रीय साधनों को और अपने रहन सहन को उन्नत करने में लगे हुए हैं। हमें खुशी है कि इन दोनों क्षेत्रों में हमें आपके देश से उदार सहायता मिली है। वास्तव में विज्ञान और तकनीकी की प्रगति के कारण दुनिया सिकुड़कर इतनी छोटी हो गई है कि एक प्रकार से एक देश की समस्याएं सभी देशों की समस्याएं सामान्य समस्याएं हो गई हैं। किंतु इन सब समस्याओं पर विश्व शांति का प्रश्न छाया हुआ है। मानव ने जो प्रगति की है, शांति के अभाव में वह सभी जगह और शायद सदा के लिए नष्ट की जा सकती है। हमें इस बात का गर्व है कि विश्व शांति की स्थापना के इस कार्य में आपके महान नेताओं ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। हम सच्चे दिल से आशा करते हैं कि इस देश में अनेक और अन्य बड़े देशों के नेताओं के प्रयत्न सफल होंगे, जिससे कि मानव समाज युद्ध के भय से मुक्त हो सके। क्या मैं एक बार फिर आपके कृपापूर्ण स्वागत के लिए, जिसे कि मैं भारतवासियों के प्रति महान सोवियत राष्ट्र के लोगों का मैत्रीपूर्ण भावनाओं का प्रतीक मानता हूं, आभार प्रकट कर सकता हूं और फिर कह सकता हूं कि आपके देश की यात्रा करने, आपके देशवासियों से मिलने और आपकी विलक्षण सफलताओं को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं। सभापति जी, उत्तर प्रदेश के साथ कई राज्यों में सूखे की स्थिति इसलिए बन गई कि बंगाल की खाड़ी पर जो दबाव था वह कमजोर पड़ गया। मौसम विभाग ने जो सूचनाएं दी उसकी जितनी भी आलोचना की जाए वह कम है। सरकार को मौसम विभाग के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में स्थित स्थिति सूखा के मामले में और कई दूसरे मामले में बहुत ही खराब है। पूरे उत्तर प्रदेश के एकाध जिलों को छोड़ दिया जाए तो मंत्री जी आप भी हमारी राय से सहमत होंगे कि बाकी पूरा प्रदेश सूखे से ग्रस्त है।
जिलाधिकारी ने जिले की संस्तुति भेजने में देर कर दी और उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा नहीं की। ये सब बातें अलग हैं, इसमें प्रशासनिक कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के लोगों की राय इस प्रकार की होगी और पूरा उत्तर प्रदेश सूखे की चपेट में आ गया तो पूरे उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि केंद्र सरकार एक दल उत्तर प्रदेश में भेजे जो सूखे का जायजा ले और अपनी ओर से उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त इलाके के लिए जो सुविधाएं हैं या पैकेज हैं वह भिजवाने का कष्ट करें। मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बिजली की भी बहुत समस्या है। धान की फसल चली गई, मोटे अनाज की फसल भी जा रही है। अगर नलकूप ठीक होते और बिजली की सप्लाई ठीक होती तो नहरों से पानी मिलता और उत्तर प्रदेश में किसानों के आंसू पोंछे जाते, लेकिन बिजली की आपूर्ति की दिक्कत होने के कारण वहां यह स्थिति है कि नलकूप के द्वारा सिंचाई के लिए जो पानी दिया जाना चाहिए वह भी हम नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि विद्युत विभाग पर अगर कुछ बकाया है तो आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए बकाया राशि की ओर केंद्र को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उदारता पूर्वक बिजली की आपूर्ति करनी चाहिए ताकि नहर से सिंचाई और नलकूपों को बिजली की सप्लाई हो सके। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार को अन्य छूटें जो दी जा सकती हैं उनके बारे में भी विचार करना चाहिए, जैसे बैंकों से बकाया वसूली को स्थगित किया जा सकता है। यह समस्या केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है। जिन राज्यों में सूखा पड़ा है उन राज्यों में किसानों से बकाया वसूली को स्थगित करना चाहिए। इसके साथ ही अगर कर्ज को माफ किया जा सकता है तो इस पर भी केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। महोदय, काम के बदले अनाज योजना को चलाए जाने के लिए मैं केंद्र सरकार की प्रशंसा करता हूं। दक्षिण के कई राज्यों में काम के बदले अनाज योजना लागू है। उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के अन्य प्रदेशों में अगर इस योजना की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार को पीछे नहीं रहना चाहिए। उप सभापति जी, अभी खाद्य स्थिति के ऊपर जो बहस चल रही है उसी से संबंधित दो बातों की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। अभी हाल ही में मैं अपने जिले में गया था। यद्यपि चारों तरफ इस बात का बहुत शोर है कि इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन हमारे जिले में वर्षा बहुत देर से होने के कारण वहां पर फसल बहुत थोड़ी हुई है। इसलिए अगला जो वर्ष आ रहा है उसमें वहां पर खाने पीने की दिक्कत रहेगी। मंत्री जी इसके लिए तैयार रहें और वहां पर जो मदद की जरूरत हो, जो अन्न की जरूरत हो, मंत्री जी उसका उपाय करें। एक दूसरी बात की ओर भी मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी गेहूं की बुआई का समय है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हमने बीज का इंतजाम कर दिया है। जहां तक मैं अपने जिले के लोगों से बात कर पाया, सभी ने यह बताया कि उनको यह परेशानी है कि उनको गेहूं का बीज बिल्कुल नहीं मिल रहा है और इसीलिए इन बातों की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। जहां तक खाद्य स्थिति का सवाल है, आज भी इस संबंध में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। खाने पीने का सवाल ही किसी देश या व्यक्ति के लिए पहली चिंता का विषय होता है। अभी तक हमारा देश इस पहली चिंता के विषय में ऊपर नहीं उठ पाया है और इसीलिए बार बार इस खाद्य स्थिति के बारे में हम लोगों को यहाँ पर बहस करनी पड़ती है। यह बात आज से 2 वर्ष पहले कही गई थी कि अब हम लोगों ने अच्छी खेती का इंतजाम कर लिया है और उसका नतीजा यह हुआ है कि हमारे देश में इतनी उपज होनी शुरू हो गई है कि जिससे अब अपने देश का काम चल सकता है। इस तरह देश को किसी बाहरी देश पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ की पैदावार से ही अपने देश का काम चल सकता है। इस तरह का आश्वासन हम लोगों को दिया गया था और कहा गया था कि हरित क्रांति हो रही है, यानी खेती में ऐसी क्रांति हुई है जिसका नतीजा यह होने वाला है कि अन्न के मामले में हम लोग स्वावलंबी हो जाएंगे। लेकिन 2 वर्ष बाद फिर वही रवैया देखने में आया। पिछला वर्ष जो बीत गया है उसमें कहा गया था कि अन्न की कमी है। पहले जो कहा गया था कि अन्न का आयात खत्म कर दिया जाएगा उसको भुलाकर फिर अन्न के
आयात की तरफ ध्यान दिया गया और फिर हमारे यहाँ अन्न की का आयात होना शुरू हो गया है। इस वर्ष फिर कहा जा रहा है कि हम लोगों के यहाँ अच्छी उपज हुई है, लेकिन उपज होने के बाद भी देश में खाद्य की स्थिति सुधर नहीं पाती है। इसका कारण क्या है? इस तरफ भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए ताकि आज जनता को राहत मिल सके। सभापति महोदय, मुझे दुख है कि सदन के सामने जो बिल लाया गया है मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। सभी जानते हैं कि जहां तक भ्रष्टाचार दूर करने का प्रश्न है, अभी तक उसमें विशेष सफलता नहीं मिली है। इसीलिए यह मांग की जाती रही है कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिनसे हर प्रकार के भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जा सके। यही कारण है कि माननीय सदस्य ने यह बिल सदन के सामने रखा है। इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल कानून बना देने से ही भ्रष्टाचार का अंत नहीं हो सकता। जनता में प्रचार करके इस काम को ज़्यादा अच्छी तरह से किया जा सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि समाज के ढांचे में परिवर्तन किया जाए। जब तक समाज में परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकता। यह ठीक है कि यह एक बहुत बड़ा काम है और इसको करने में समय लग सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है कि जो लोग शासन चला रहे हैं वे ऐसे आदर्श काम कायम करें जिससे लोगों में यह भावना पैदा हो कि भ्रष्टाचार करने पर उनको हानि उठानी पड़ेगी। महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि जनता की समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाए। हमारे देश में कई योजनाएं बनी, लेकिन आज ही देश में हजारों ऐसे गांव हैं जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। आज भी इस देश में लाखों लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। आज भी लाखों किसानों को अपनी पैदावार का ठीक मूल्य नहीं मिलता है। पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, लेकिन इन समस्याओं को हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है। मेरे दोस्त ने अभी कुछ समय पहले अपने भाषण में कहा कि यह गांधी जी का देश है। हम महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि केवल आपको या हमें ही नहीं बल्कि सारे देश को यह जानना चाहिए कि गांधी जी के सिद्धांत क्या थे। गांधी जी चाहते थे कि इस देश में हर आदमी यह महसूस करे कि यह देश मेरा है, मैं इस देश के लिए हूं। लेकिन आज इस देश के आदमी की क्या हालत है? वह इस हालत में नहीं है कि वह अपने को इंसान कह सके। आज हम यह देखते हैं कि देश के कई हिस्सों में दंगे हो रहे हैं। इन समस्याओं को किस तरह से हल किया जाएगा, इसके बारे में माननीय सदस्य के भाषण में कोई जिक्र नहीं है। सभी जानते हैं कि देश में हर साल दंगे होते हैं। हमें इनका मूल कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार इसके लिए कारगर कदम उठाए ताकि ऐसे दंगे देश में ना होने पाएं। हमारे देश के लिए यह एक कलंक की चीज है। इस तरह की बातों से देश कमजोर होता है। दंगों के लिए जिम्मेवार लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। देखिए, आपको मैटर जो है वो कम से कम 12 से 15 मिनट का प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि वहां पे 10 मिनट आसानी से लिखा जाए। 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से सभी लोग इसको प्रैक्टिस। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।